जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उर्दू मेथडोलॉजी, जिसको हम जानते हैं तरीक़े तदरीस के नाम से। आपको पता है कि आपके सिलेबस में 24 नंबर जो आपके हैं ये आपके उर्दू लैंग्वेज के हैं और 6 नंबर जो आपके आएंगे वो उर्दू मेथडोलॉजी के। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। आज की क्लास में हम लोग इसमें से बहुत सारे पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग बने रहिएगा। क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा व इर्तक़ा, ज़ुबान की मुख्तलिफ़ सूरतें, मादरी ज़ुबान की तारीफ़ व अहमियत, इसी तरह मादरी ज़ुबान पढ़ाने के मक़ासिद, ठीक है, ज़ुबान की जमातवारी, इस्तेदादी सलाहियतों का फ़रोग़। फिर ये जो आपका सिलेबस था ये पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए हम लोग देख लेते हैं, उसमें भी आपका 6 नंबर का आएगा। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा, मफ़हूम, माहियत क्या है, मुख्तलिफ़ नज़रियात। उर्दू ज़ुबान के मुतालिक अलग अलग लोगों ने अपने नज़रिए पेश किए हैं, उसको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ज़ुबान की जो किस्में हैं उसको भी देखेंगे। फिर मादरी ज़ुबान की अहमियत क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। सहलिसानी फार्मूला, जिसको हम लोग जानते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, क्या है, कब इम्प्लीमेंट हुआ, किसकी सिफारिश से आया है, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उर्दू तदरीस के मक़ासिद बहैसियत ज़ुबान अव्वल और ज़ुबान ज़ायद, इतने सारे टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए तरीक़े तदरीस, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अहम है। आपको जानना चाहिए कि हाउ टू टीच, यानी हम टीचर बनने के बाद किस तरह से हम पढ़ाएंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, कौन सी हम हिकमत अमली, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह 2 से 3 क्लास में सारा सिलेबस में कवर कर दूंगा। आज के क्लास में जो कुछ टॉपिक मैंने बताया है सब आज के क्लास में डिस्कस डिटेल से करेंगे। ठीक है, आपको पता है पेडागोजी, अगर आप उर्दू पेडागोजी आप सीखते हैं तो दूसरी ज़ुबान जो इंग्लिश है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। इसी के साथ जो आपकी सीडीपी है उसमें भी मदद मिलेगी। फिर आपका जो एसएसटी का सब्जेक्ट है उसमें, क्योंकि सबकी पेडागोजी लगभग सेम है। चलिए हम लोग देखते हैं, बाइलिंगुअल चलेंगे। शुरू में मैंने आपका सिलेबस रखा था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सिलेबस में क्या क्या है। तो चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में आपकी मेथडोलॉजी पूछी जाएगी। इसी के साथ निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, अभी तक जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके उससे जुड़ जाएं। लाइक करें, कमेंट करें, कोई मशवरा है आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट रहे हों या बीएड के, आपका जो कॉमन ग्रुप है उसमें मेरे कहने से भेज दीजिए ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो चैनल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ज़ुबान क्या चीज़ है। इससे पहले तो हमने सारे क़वायद की चीज़ें पढ़ ली, अब हम देखेंगे ज़ुबान किसको कहते हैं। देखिए ज़ुबान, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज, हिंदी में आप भाषा के नाम से जानते हैं, ज़ुबान क्या है, अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करने का एक ज़रिया है, कम्युनिकेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं, तरसील का, इसी के साथ इबलाग का, और क्या है, मुवासलात का, इसका क्या है, ज़रिया है, क्या है, ज़ुबान। ज़ुबान के ज़रिए हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। इंटरेक्शन किससे करते हैं, यानी एक दूसरे से हम, जैसे मैं बैठ करके यहाँ से
आप कहीं से भी सुन सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान से बाहर की भी सुन सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? ज़ुबानी के ज़रिए हो रहा है ना। तो ज़ुबान यही है। ज़ुबान क्या है? कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। आपको पता है ज़ुबान सबकी अलग होती है, जानवरों की भी ज़ुबान अलग होती है, लेकिन इंसान की ज़ुबान अलग होती है। और इसी के साथ ज़ुबान के ज़रिए हम अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को दूसरे के सामने ज़ाहिर करते हैं। यानी हमारे अंदर जज्बा क्या है, कैसे आप पेश करेंगे? ज़ुबान के ज़रिए। आप क्या फ़ील कर रहे हैं, एहसासात को, इसी के साथ जो है आपके अंदर क्या ख़यालात आ रहे हैं, उसको हम किसके ज़रिए ज़ाहिर करेंगे? ज़ुबान के ज़रिए। उम्मीद है कि ज़ुबान आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, अगर इस तरह के सवाल आता है ज़ुबान क्या है, तो आप समझ जाएंगे। देखिए, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ज़बान क्या है? तरसील का, इबलाग का, मुवासलात का एक मीडियम का मतलब ज़रिया है, यानी मीन्स है। मीडियम ऑफ थाट यानी सोचने का ज़रिया है। जो आप सोचेंगे ज़ुबानी के ज़रिए लोगों के सामने पेश करेंगे। एक आगे क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। आपको पता है जो भी ज़ुबान होती है, जिस कम्युनिटी की ज़ुबान होती है, उसका कल्चर, उसका सिविलाइजेशन यानी तहज़ीब व तमद्दुन ज़ुबान ही के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हर ज़ुबान के प्रमोशन के लिए बात की जाती है कि अगर वो ज़ुबान मर गई, ज़ुबान ख़त्म हो गई, तो उसका कल्चर, उसका सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल जो आपका 8वां है, उसमें 22 ज़ुबानों को क्यों रखा गया है? क्योंकि हर ज़ुबान की, यानी हर एक इलाके की ज़ुबान की अपनी अहमियत है। ज़ुबान ख़त्म ना हो जाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 ज़ुबानों को, 22 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को रखा गया है। क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ज़ुबान, जैसे आप तेलुगु में कोई लिटरेचर पढ़ेंगे तो उनका कल्चर आपको समझ में आएगा। इसी के साथ मलयालम में पढ़ रहे हैं, या आप जो है कन्नड़ में पढ़ रहे हैं, कोई भी आप बांग्ला में पढ़ रहे हैं, पंजाबी में पढ़ रहे हैं, तो उनका कल्चर आपको समझ में आता है। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने एक बात आती है, ज़ुबान की मुख्तलिफ़ शक्लें क्या हैं? आपको पता है ज़ुबान एक मादरी ज़ुबान होती है, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, यानी मादरी ज़ुबान। अब मादरी ज़ुबान क्या है? बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ जो ज़ुबान बोलती है, बच्चा उसी को बोलने लगता है, वो क्या? मादरी ज़ुबान। उसके आसपास पड़ोस में भाई बहन जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? आपकी मादरी ज़ुबान। समझ में आ गया? मादरी ज़ुबान। मादरी ज़ुबान को हम एक्वायर करते हैं, यानी हासिल करते हैं, बगैर किसी ग्रामर पढ़े हुए। अब कोई बच्चा मान लो कहीं से आकर के हैदराबाद में आ गया, या इधर साउथ में किसी भी जगह आ गया, अब तेलंगाना में अगर आया तो तेलुगु ऑटोमेटिक बोलने लगे, क्योंकि उसके आसपास क्लास के बच्चे सब लोग बोलते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ सीख ले वो क्या, उसको मादरी ज़ुबान कहते हैं। यानी मादरी ज़ुबान एज अ रीजनल लैंग्वेज होती है। ठीक है। दूसरी नेशनल ज़ुबान यानी कौमी ज़ुबान। एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदुस्तान में अभी तक कोई कौमी ज़ुबान नहीं है, कौमी ज़ुबान कोई भी नहीं है। दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी रस्मी ज़ुबान। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी रस्मी ज़ुबान। हिंदुस्तान की रस्मी ज़ुबान यानी कामकाज की लैंग्वेज क्या है? ये आपकी है हिंदी। ठीक है। हिंदी आपकी क्या है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसी के साथ आर्टिकल 341 से 351 तक, ये हमें, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो यहाँ से यहाँ तक है, 341 से 343 से, सॉरी 343 से 351 तक किसकी बात की गई है? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी रस्मी ज़ुबान की बात की गई है। इस आप आर्टिकल को, यानी इस आप आइन में जो ये दफ़ा है, इसको याद रखिएगा। 343 से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। इसी के साथ हर एक स्टेट की अपनी अपनी ज़ुबान होती है। ठीक है, उसकी भी बात यहीं की गई। अब आपके दिमाग में आता होगा कि तेलंगाना की ज़ुबान क्या है, यहाँ की रस्मी ज़ुबान क्या है? देखिए, यहाँ की रस्मी ज़ुबान दो है। पहली रस्मी ज़ुबान यहाँ की क्या है? यहाँ की तेलुगु है।
ठीक है, तेलुगु है। दूसरी रस्मी ज़ुबान यहाँ की उर्दू है। तो उर्दू यहाँ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ, तेलंगाना में है। इसको आप जहन में ज़रूर रखिएगा। इसलिए आप देखेंगे, आप मेट्रो स्टेशन पे हैदराबाद या कहीं तेलंगाना में जाएंगे तो तेलुगु में लिखा रहता है, तेलुगु के नीचे उर्दू में भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की एक सरकारी ज़ुबान है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आप समझ गए। इसी के साथ आर्टिकल 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया। क्या आया? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इसमें यह कहा गया कि हिंदुस्तान की रस्मी ज़ुबान ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी होगी। और उसी के साथ इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश आपकी को ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी या आप एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में एज आ मददगार के तौर पे होगी को ऑफिस। इसी तरह आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी सर्कुलर जो निकलता है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या है आपकी इंग्लिश क्या है? को ऑफिशियल लैंग्वेज है। बातें हुई थी हिंदुस्तान का जब आइन बना 1950 में, बातें हुई थी 15 साल तक हिंदी हम इंग्लिश यूज़ करेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म करने का कोई नाम नहीं ले रहा था। इसलिए 1963 में एक जो है आपका एक एक्ट आया, उसमें ये बात कही गई कि इंग्लिश जो है एज आ को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर चलती रहेगी और अभी तक भी चल रही है। समझ में आ गया? तो और ये जो 8वीं शेड्यूल में जो 22 ज़ुबानें हैं, उसमें आपकी इंग्लिश नहीं है। कौन सी ज़ुबान नहीं है? इंग्लिश नहीं है। इस चीज़ को आप जहन में ज़रूर रखिएगा। अब आगे चलिए, ज़ुबान के अक़साम में और भी चीज़ें। अब ज़ुबान की हम देखते हैं किस्में क्या हैं। अब ज़ुबान की किस्में में एक है आपकी साइन लैंग्वेज। क्या है? साइन लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं इशारों की ज़ुबान। साइन लैंग्वेज का मतलब होता है आपकी इशारों की ज़ुबान, जिससे आप चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ ऐसे, इसका मतलब क्या? चुप हो जाऊँ। अगर कहूँ ऐसे, तो इसका मतलब क्या? जाइए। ये क्या है? यही इशारों की ज़ुबान है। समझ में आ गया? ये भी एक ज़ुबान की किस्में हैं। आगे है स्पोकन लैंग्वेज। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? स्पोकन लैंग्वेज, ये भी ज़ुबान की एक किस्में हैं। ठीक है। एक है सिंबॉलिक लैंग्वेज, यानी अलामतों की ज़ुबान। अलामतों की ज़ुबान क्या है? आप अलामत, जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं जब आप हाईवे पे आप जब सफ़र कर रहे हो रोड पे, कहीं कहीं एरो लगा रहता है ना, कि जैसे आप हैदराबाद में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ जगह जगह रहेगा कि रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से आप मुड़ें, आगे आपको टोली चौकी जाना है तो इधर से मुड़ें, आगे आपको बंजारा हिल जाना है तो इधर से, ऐसे ऐसे पूरा आपको बना रहता है। वही क्या है? वो भी एक ज़ुबान है। वो क्या है? इशारों की ज़ुबान है। आप ट्रैफिक पे जाते हैं, रेड लाइट आती है, रुक जाती है, वो भी एक ज़ुबान है। क्या है? ये सिंबॉलिक ज़ुबान है। ठीक है। और लेकिन उसके बाद जब ग्रीन लाइट हुई, आप चलने लगते हैं, ये भी क्या है? ये भी एक ज़ुबान है। तो ज़ुबान की ये भी एक किस्में हैं। इशारों की ज़ुबान, अलामतों की ज़ुबान, स्पोकन यानी गुफ्तगू की ज़ुबान। एक रिटन लैंग्वेज है जो कि एक लिखी हुई ज़ुबान होती है। एक सवाल आता है कि सबसे मेयारी ज़ुबान किसको माना जाता है? लिखी हुई ज़ुबान को। इसलिए कहा जाता है कोई भी चीज़ आप हमसे लिख के ले लीजिए। लिख के लेने पे प्रूफ है, आप लिख के दे देंगे, वो चीज़ प्रूफ हो जाएगा। आपने ज़बान से कुछ बोल दिया, कोर्ट में आप पेश हुए कि मैंने ये कहा था, कर मैंने नहीं कहा था, कोई सबूत नहीं। लेकिन अगर लिख के दे देंगे तो मेयारी ज़ुबान, सबसे ऑथेंटिक ज़ुबान कौन है? यानी लिखी हुई ज़ुबान। समझ में आ गया? चलिए, इसी के साथ आप पढ़े होंगे एक ज़ुबान और एक बोली। बोली को कहते हैं डायलेक्ट और ज़ुबान तो आप लैंग्वेज। यानी बहुत जहन में आता है कि एक ज़ुबान होती है, एक बोली होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में 22 ज़ुबानें क्या हैं? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके अलावा बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है। जैसे आप मिसाल लीजिए, तेलंगाना में तेलुगु यहाँ की रस्मी ज़ुबान, उर्दू दूसरी रस्मी ज़ुबान।
लेकिन अलग अलग इलाके के लोग का जो एक्शन होता है अलग अलग तरह से बोलते हैं। जैसे एक दक्कनी ज़ुबान, जो दक्कन यानी हैदराबाद के जो पुराना शहर है वहाँ उन लोगों का लहजा थोड़ा अलग रहेगा। थोड़ा आप वारंगल चले जाएंगे, उधर विजयवाड़ा चले जाएंगे, उधर की थोड़ा सा एक्शन जो है बोलने का अंदाज़ अलग रहेगा। वो क्या है, वही एक बोली है। जैसे आप देखेंगे अवधी, कोई अवधी, अवधी क्या है, बोली है। इसी के तरह खड़ी, खड़ी एक बोली है, खड़ी बोली, खड़ी ज़ुबान जैसे कहते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे भोजपुरी, तो भोजपुरी कोई आपकी लैंग्वेज थोड़ी, भोजपुरी क्या एक बोली है। ठीक है, आपको पता है एक चीज़, या दोनों में डिफरेंस के लिए अगर आ गया, ज़ुबान जो होती है उसका एक रस्मुल ख़त होता है। रस्मुल ख़त यानी लिखने की एक स्टाइल होती है कि किस तरह उसको लिखा जाएगा, उसका एक रस्मुल ख़त होगा। ठीक है, लेकिन बोली का कोई रस्मुल ख़त नहीं होता, यानी उसकी कोई लिपि नहीं होती। ठीक है, उसका रस्मुल ख़त नहीं होता है, इस फ़र्क को याद रखिएगा। अब आगे है एक मादरी ज़ुबान, जो कि आपके सिलेबस में था कि मादरी ज़ुबान क्या है, मादरी ज़ुबान की अहमियत क्या है, मादरी ज़ुबान में तालीम देनी चाहिए कि नहीं। तो मादरी ज़ुबान यानी जो बच्चा घर सीख के आता है वो मादरी ज़ुबान कहलाती है। आप देखेंगे आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ। इसके बारे में डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसमें 21 फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, जिससे हमारी एजुकेशन क्या बना दी गई, फ्री एंड कंपलसरी, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, और दर्जा 1 से 8 तक की तालीम। ठीक है, डिटेल से आप वहाँ देख सकते हैं। उसमें एक बात कही गई थी, बच्चों की जो तालीम का ज़रिया होगा उनकी मादरी ज़ुबान, जैसे यहाँ तेलुगु में है, जो बेसिक यानी प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल पर बच्चा किस मीडियम में पढ़ेगा, अपनी मादरी ज़ुबान। ठीक है, अगर तेलुगु वाला स्कूल है तो उसमें तेलुगु रहेगी मादरी ज़ुबान, या इसी के साथ अगर माइनॉरिटी का स्कूल उसमें क्या होगा, मादरी ज़ुबान यानी उर्दू में पढ़ेगा। तो ये आरटी एक्ट 2009 ने भी इसकी सिफारिश की है। इसी के साथ आर्टिकल 350A, मैंने बताया था ना 343 से 351 तक क्या है, ज़ुबान ही की बात की गई है आपके आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 350A इस बात को कहता है कि बच्चे को प्राइमरी तालीम यानी बेसिक एजुकेशन, बेसिक तालीम किस में दी जाएगी, उनकी मादरी ज़ुबान में दी जाएगी। ठीक है, एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो आया था, उसने भी ये बात कही थी कि बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन यानी दर्जा 8 तक, प्राइमरी अपर प्राइमरी तक, उनकी ज़ुबान, उसमें उनकी तालीम किस मीडियम में होगी, मादरी ज़ुबान में होगी। ठीक है, उनकी मादरी ज़ुबान उनका मीडियम होगा। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि अब इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसमें भी ये बात कही गई है कि बच्चों की जो बुनियादी तालीम यानी प्राइमरी एजुकेशन किस में दी जाएगी, उसकी मादरी ज़ुबान, जो बच्चा घर से सीख करके आता है। तो मादरी ज़ुबान आप समझ गए, आगे चलते हैं। अब उर्दू ज़ुबान की इब्तदा व इर्तक़ा। पहली बात, उर्दू ज़ुबान को आप समझ लीजिएगा, उर्दू ज़ुबान जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान है, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। उर्दू ज़ुबान के बारे में पूछा जाएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं, तो 22 ज़ुबानों में से यानी 8वें शेड्यूल में 22 ज़ुबानों में से एक ज़ुबान आपकी उर्दू है। अब आएगा कि उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है। उर्दू का रस्मुल ख़त अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त है, इधर यानी राइट तरफ से उर्दू लिखी जाती है। अच्छा, उर्दू की तरह और कौन सी ज़ुबान है जो राइट तरफ से लिखी जाती है, आप देखेंगे पंजाबी, हिंदुस्तान में पंजाबी। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं उर्दू पैदा कहाँ हुई, पंजाब में पैदा हुई। कुछ लोगों का नज़रिया आगे हम लोग देखेंगे डिटेल से कि उर्दू के इब्तदा इर्तिका के मुतालिक लोगों का नज़रिया क्या क्या है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, अब इसमें से क्या है, उर्दू की तरह राइट तरफ से कौन सी लिखी जाती है, पंजाबी। और इसी के साथ क्या है, सिंधी, वो भी वहीं की एक ज़ुबान है। सिंधी के साथ आप देखेंगे कश्मीरी,
ये सब किधर से लिखी जाती है? राइट तरफ से। तो उर्दू का रस्मुल ख़त याद रखिएगा अरबी फ़ारसी है, ठीक है, राइट तरफ से इसको लिखते हैं। और 3 ज़ुबानों को इसलिए याद रखिएगा कि ये भी 22 ज़ुबानों में शामिल हैं, सिंधी, पंजाबी और कश्मीरी। देखिए उर्दू ज़ुबान से मुताल्लिक़ कुछ फैक्ट इसमें मैंने जमा किया है। देखिए उर्दू ज़ुबान उर्दू कौन सी ज़ुबान है? उर्दू कहाँ से लफ्ज़ लिया गया? उर्दू ये टर्की ज़ुबान है, यानी तुर्की लफ्ज़ है, जिसके माने होता है लश्कर, ठीक है। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के उर्दू जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। उर्दू में अक्सर अल्फाज किससे लिए गए? या तो अरबी से, आगे फ़ारसी से, कुछ हिंदी के अल्फाज, कुछ टर्की के अल्फाज, सारे अल्फाज लेकर के एक नई ज़ुबान आई जो कि उर्दू कहलाई। उसकी हिस्ट्री आगे हम लोग देखेंगे। यही कहा गया मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज पाए जाते हैं क्योंकि ये कई ज़ुबान से मिलकर बनी है, इसमें रह कर के निखरी है। उर्दू ज़ुबान जो आज दुनिया में चंद तरक्की याफ्ता और कसरत से बोली जाने वाली ज़ुबानों में से एक है, उसे वजूद में आने से पहले मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़रना पड़ा है, ठीक है। उर्दू की पैदाइश, उसके इब्तिदा के बारे में अलग अलग माहिरीन ने अलग अलग नज़रियात पेश किए हैं जो कि आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ उर्दू आपने देख लिया, टर्की ज़ुबान है जिसका मतलब लश्कर। उर्दू ज़ुबान की पैदाइश यहीं हुई है। इसमें फ़ारसी के, अभी मैंने बताया, अरबी के, हिंदी के अल्फाज, अरबी फ़ारसी के ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ हिंदी की ज़ुबान भी पाई जाती है, कुछ हिंदी के अल्फाज भी उसमें पाए जाते हैं। उर्दू की पैदाइश आप समझ गए कहाँ हुई? हिंदुस्तान ही में हुई है। अब फिर जब हिंदी, ये जो उर्दू वजूद में आई, तो फिर देखिए पैदाइश तो यूँ हुई है। इससे मुताल्लिक़ कहा जाता, कुछ लोग कहते हैं उर्दू कहाँ पैदा हुई? पंजाब में। पंजाब में क्यों कहते हैं? आपने पता है, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले इसने हिंदुस्तान पे अटैक किया था। कहाँ? सिंध, पंजाब में, जो कि अरब से आया था। यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको भेजा था, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया तो क्योंकि अरबी था तो उसकी वजह से बहुत से लोग मुसलमान हुए। कहाँ? सिंध, पंजाब में। और फिर वो अरबी सीखने लगे। तो वो लोग हिंदुस्तानी थे, तो और इससे पहले अरब ताजिर भी आया करते थे। कहाँ? सिंध, पंजाब में। तो धीरे धीरे एक नई ज़ुबान का ईजाद हुआ जो कि बाद में उर्दू कहलाई। लोगों का नज़रिया है, आगे हम देखेंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, उर्दू कहाँ पैदा हुई? दक्कन यानी हैदराबाद में। कुछ लोगों का नज़रिया है कि उर्दू के पैदाइश कहाँ हुई? दक्कन यानी हैदराबाद में उर्दू पैदा हुई। वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब हैदराबाद का रुख किया तो लाओ लश्कर के साथ आया था, तो उसके साथ बहुत सारे लोग भी आए। तो आपस में जब लोगों का मिलन हुआ तो यहाँ एक ज़ुबान डेवलप हुई जो कि बाद में उर्दू कहलाई, जो कि हिस्ट्री में ये भी चीज़ें मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि उर्दू डेवलप हुई दिल्ली के आसपास के इलाके में। अभी हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं, चलिए। लेकिन जब उर्दू बनी तो उर्दू के अलग अलग नाम आए, इसको याद रखिएगा। उर्दू हिंदुस्तानी ज़ुबान कहलाई, कहीं कहीं हिंदी कहलाई, कहीं कहीं हिंदवी कहलाई, कहीं कहीं ज़ुबान दहली भी कहलाई। कौन? उर्दू। उर्दू के इतने 4 नाम हैं, याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे मोहम्मद शेरवानी का नज़रिया। आपके सिलेबस में है ना कि उर्दू के इब्तदा इर्तका के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात, ख़ास तौर पे पेपर सेकंड में आपका ज़रूर आएगा। अब देखिए उनकी किताब का नाम है पंजाब में उर्दू। कौन? महमूद शेरवानी ने कहा पंजाब में उर्दू, वहाँ से हिजरत, वो कहते हैं उर्दू पंजाब में पैदा हुई, वहाँ से हिजरत करके वहाँ से हिजरत करके यानी रुखसत हो करके उर्दू कहाँ? दिल्ली पहुँची। खड़ी बोली हरियाणवी और पंजाबी दिल्ली में मुसलमानों की आमद के बाद वजूद में आई, जिसे हम उर्दू कहते हैं। ये किसका नज़रिया है? महमूद शेरवानी का, याद रखिएगा। महमूद शेरवानी ने कहा कहाँ उर्दू पैदा हुई? इनका याद रखिएगा, ये पंजाब। इनकी किताब भी है पंजाब में उर्दू के नाम से।
आगे है नसीरुद्दीन हाशमी का क्या नज़रिया है। इनका मानना है कि हाशमी साहब कहते हैं कि उर्दू दक्कन यानी हैदराबाद में पैदा हुई। ठीक है, ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1327 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन की तरफ कूच किया, दक्कन की तरफ रवाना किया वहाँ हुकूमत करने के लिए, दौलताबाद को यानी दौलताबाद को क्या बनाया उसने, दारुस्सल्तनत यानी कैपिटल बनाया साउथ में। आम बाशिंदों के अलावा ताजिर, सूफिया किराम, फ़ौजी भी उसी के साथ हिजरत किए। किसके साथ? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। बाद में जब वो वापस आया तो कुछ लोग वहीं रह गए और एक ज़ुबान बोलने लगे जो कि उर्दू कहलाई। कौन कहते हैं? नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई? दक्कन में हुई। इसीलिए तेलंगाना की दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है मसऊद हुसैन ख़ान का नज़रिया। उनकी किताब मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू है। देखिए, अलग अलग किताबों से मुताला करके मैंने आपके लिए मटेरियल जमा किया है। आप बहुत तलाश करेंगे इस तरह से नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें मेरे कहने से, और इसी के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएं। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और लोगों को शेयर कर दें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और सारी वीडियो जो आपकी यानी तरीक़े तदरीस से आने वाली हैं उसकी लिंक तभी मिलेगी जब आप चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। महमूद हुसैन ख़ान का नज़रिया, उनकी किताब मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू है। उनके नज़दीक उर्दू ना तो पंजाब में पैदा हुई और ना दक्कन में। ये क्या कहते हैं? न पंजाब में, न दक्कन में और न सिंध में, बल्कि उर्दू 1193 में दिल्ली और नवाहे दिल्ली यानी दिल्ली के आसपास जो NCR है यानी नेशनल कैपिटल रीजन वाले इलाके हैं वहाँ पैदा हुई। उनके नज़रियात को काबिल तस्लीम माना जाता है। अक्सर लोग यही कहते हैं जो मसऊद हुसैन ख़ान ने कहा था। उर्दू की इब्तिदा खड़ी बोली से हुई। ठीक है, बोली वही है, खड़ी बोली जो रस्मुल ख़त नहीं बन पाई इसलिए बोली कहलाई। और इसमें हरियाणवी के असर वाज़े हैं। किसमें? उर्दू में। आगे चलिए। सैयद सुलेमान नदवी जो कि बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी है नुक़ूश सुलेमानी। उसमें उन्होंने उर्दू के जाए पैदाइश उन्होंने सिंध बताई। क्यों सिंध बताई? उनके नज़दीक अरबों के सिंध में आमद, पता है आपने, मोहम्मद बिन कासिम अरब आया था के बाद अरबी और सिंधी ज़ुबान के मेलजोल से एक नई ज़ुबान का डेवलपमेंट हुआ जो कि उर्दू ज़ुबान कहलाई। सैयद सुलेमान नदवी का ये नज़रिया है। आगे चलिए। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है? उन्होंने अपनी तसनीफ़ आब हयात, पूछा जाता है आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। लिखा है उर्दू की इब्तिदा सरचश्मा बर्ज भाषा से है। ठीक है, बर्ज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है। बर्ज भाषा अपभ्रंश की जानशीन है। ठीक है, इन्होंने कहा बर्ज भाषा से हुई है। अब दस्तूर हिंद में उर्दू का मकाम जो कि अभी मैंने बताया है, उर्दू क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा, 8वीं शेड्यूल में है। 22 ज़ुबानों में से एक जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान उर्दू है। ठीक है, और इसी के साथ याद रखिएगा तेलंगाना की दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। दस्तूर हिंद में उर्दू का मकाम देखिए, आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ कौम, ज़ात, तहज़ीब, तमद्दुन का गहरा, पता चला हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब उसका क्या है, जब उसका संविधान यानी उसका आर्टिकल 1950 में उसका संविधान लागू हुआ यानी उसका आइन बना, तो ये मसला था कि अब अलग अलग सूबे को कैसे बांटा जाए। अलग अलग सूबे की जो तकसीम हुई है वो ज़ुबान के बुनियाद पे ही हुई है। ठीक है, तो आपको पता है हिंदुस्तान में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तहज़ीब व तमद्दुन है। यहाँ तर्ज़ रिहाइश और ज़ुबान में तब्दीली पाई अलग अलग। आप देखेंगे दिल्ली और उधर नॉर्थ में लोग अलग तरह रहते हैं, इधर के लोगों का खान पान सब अलग है, इडली है, डोसा है या सांभर है, ये सब चीज़ें खाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाएंगे, रोटी नहीं खाते हैं, और इसी के साथ उपमा है, ये सब यहाँ की नई नई डिश है।
आप गुजरात में जाएंगे उसकी अलग डिश है, नॉर्थ में जाएंगे उसकी अलग डिश है। तो यही कह रहे हैं, इसीलिए आज़ादी के बाद तमाम मज़ाहिब, ज़ुबान और तहज़ीब के क्योंकि ये था कि सबके मज़हब को महफूज रखना है, सबके तहज़ीब और तमद्दुन को महफूज रखना है। इसलिए आइन में सबसे पहले क्या है, 15 ज़ुबानों को रखा गया था, ठीक है, 8वीं शेड्यूल में, फिर बाद में बढ़ा करके 22 ज़ुबानें की गई, ठीक है। इस मुसावियाना हक़ दिलाने के लिए दस्तूर में 8वीं फ़हरिस्त, जो कि देखें 8वीं फ़हरिस्त में 22 ज़ुबानों को शामिल किया गया, जिसमें हिंदी, उर्दू, देखिए ये अरबी फ़ारसी उसमें नहीं है, ये सब गलत लिखा है, ठीक है, बंगाली, आसामी, पंजाबी वगैरह इसमें शामिल हैं। अब एक फैक्ट जो हमें याद रखना है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, अब स्टेट बँटने लगे। सबसे पहले ज़ुबान की बुनियाद पे सबसे पहला स्टेट जो बना आपका आंध्र प्रदेश 1956 में। इस डेट को याद रखिएगा, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपका। 1956 में आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलंगाना ये तो 2014 में इसका वजूद आया है, यानी आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हुए, एक तेलंगाना दूसरा आंध्र प्रदेश बना, आपको पता है। इसी के साथ आर्टिकल 350A में क्या कहा गया था कि बच्चों की जो तालीम उनकी मादरी ज़ुबान में होगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ बहुत से लोग जो नॉन मुस्लिम थे, तेलुगु बोलने वाले थे, जो मुसलमान थे वो उर्दू बोलने वाले थे, इसलिए यहाँ क्या किया गया, इसकी रस्मी ज़ुबान 2 बनाई गई, तेलुगु और इसी के साथ साथ उर्दू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2014 में आपका तेलंगाना वजूद में आया, इसको भी याद रखिएगा। दस्तूर हिंद में उर्दू का मकाम और देखते हैं, देखिए वही चीज़ जो बताया हूँ मैं, 1956 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, और उसके बाद फिर अलग अलग स्टेट बने, ठीक है, पंजाबी बोलने वाला हर स्टेट में जो लोग मौजूद थे। इसलिए देखिए आगे क्या है, 350 इस बात की ज़मानत देती है कि इब्तदाई तालीम बच्चों की किस में होगी, उनकी मादरी ज़ुबान में होगी। अब आगे सहलसानी फार्मूला आप बहुत सुनते होंगे, सहलसानी फार्मूला यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला एक कोठारी कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी, उसी के ज़रिए 3 ज़ुबान का फार्मूला आया है, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, इससे मुतालिक देखिए, सबसे पहले 1961 में अलग अलग सूबों के वज़ीर आला जो है मिल करके उन्होंने मीटिंग किया कि हिंदुस्तान में कम से कम बच्चा 10वीं जमात तक 3 ज़ुबान पढ़े, ठीक है। कोठारी कमीशन 1964 ने 10वीं जमात तक से लसानी फार्मूला लागू करने की सिफारिश की। तो इसको याद रखिएगा, कोठारी कमीशन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की सदारत में कमीशन बना था, ठीक है। 1968 की कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक से लसानी फार्मूले को अलग अलग तरह से रखा गया, उसको अभी हम आगे समझते हैं। देखिए आपको पता है कि यहाँ कुछ स्टेट हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं, कुछ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं। इधर हम देख लेते हैं हिंदी नॉन हिंदी। मौजूदा दौर में तकरीबन 9 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 11 हैं जहाँ हिंदी स्पीकिंग, वहाँ हिंदी बोली जाती है। जैसे आप देखेंगे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, फिर आप देखेंगे भोपाल है, आपका राजस्थान है, आप इधर आएंगे चंडीगढ़ है, आप इधर दिल्ली देखेंगे और छत्तीसगढ़ है, ये सब क्या है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। दूसरे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में आप सीधे आ जाएंगे साउथ में। साउथ वाले नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना आएगा, आपका केरल आएगा, आपका बेंगलोर यानी आपका कर्नाटका आएगा, बॉम्बे यानी महाराष्ट्र आ जाएगा, आपका इधर गुजरात आ जाएगा, और फिर आप इधर थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, आपका चेन्नई यानी तमिलनाडु आ जाएगा। ये सब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, आप समझ गए। आगे चलते हैं। 3 ज़ुबान की बात हुई। पहली ज़ुबान ये कहा गया, इनकी पहली ज़ुबान
मादरी ज़ुबान, मादरी या इलाकाई, पहली ज़ुबान, यहाँ भी वही बात कही गई, मादरी या इलाकाई, इसको समझ लीजिए। पहली ज़ुबान हो गई मादरी इलाकाई, दोनों जगह, नॉन हिंदी स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग स्टेट। दूसरी ज़ुबान क्या होगी? दूसरी ज़ुबान कहा गया कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हिंदी या जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान, जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान जो 22 ज़ुबान है, ठीक है, दूसरी। अब इसमें दूसरी कौन होगी? कौन? नॉन हिंदी स्पीक। इनको क्या लेना था? या तो अंग्रेज़ी या तो हिंदी, ठीक है, नॉन हिंदी स्पीकिंग में। तीसरी ज़ुबान क्या है? तीसरी ज़ुबान हिंदी स्पीकिंग स्टेट में अंग्रेज़ी लेना था। इसमें क्या लेना था? नॉन हिंदी स्पीकिंग। हिंदी अंग्रेज़ी में से जो दूसरी ज़ुबान नहीं पढ़ी है, अगर हिंदी ले ली है तो अंग्रेज़ी लेंगे, अगर अंग्रेज़ी ले ली है तो तीसरी ज़ुबान हिंदी लेंगे। कहाँ? नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में। आप देखेंगे यहाँ कुछ लोग 10 तक हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू हुआ। ख़ास तौर पे आप जब यहाँ जब चले जाएंगे तमिलनाडु में, वहाँ के लोग हिंदी जल्दी नहीं लेते, इसलिए वहाँ ये फेल हो गया, साउथ में अक्सर जगह, ठीक है। इस तरह से बांटा गया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दोनों में से जो नहीं लेंगे, ए में से जो बचेगी उसको लेना है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ अक्सर बच्चे जो है इलाकाई ज़ुबान के तौर पे कोई तेलुगु पढ़ा होता, कोई उर्दू, दूसरी ज़ुबान हिंदी, तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी। इसी की तरह हिंदी स्पीकिंग स्टेट में आप देखेंगे अगर मुस्लिम घराने का है तो पहली ज़ुबान उर्दू पढ़ लेता है, दूसरी हिंदी, तीसरी अंग्रेज़ी। और इसी की तरह अगर गैर मुस्लिम है तो पहली ज़ुबान वो क्या पढ़ लेता है? हिंदी ले लेता है, दूसरी क्या ले लेता है? जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान में संस्कृत ले लेता, तीसरी हिंदी ले लेता है। इस तरह से अक्सर बच्चों के आप मार्कशीट देखेंगे तो ये चीज़ पाई जाती है। तो सह लसानी फार्मूला आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब वही चीज़ इसमें बताई गई है, अब इसको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं, आप सही से समझ गए होंगे कि मादरी ज़ुबान या इलाकाई ज़ुबान, और इसको अलग अलग उसमें बांटा गया, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए हैं, बहुत ज़्यादा अब इसमें डिटेल से नहीं जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे यहाँ आपके तेलंगाना में, रियासत में उर्दू ज़ुबान का मौक़िफ़ क्या है? उर्दू इज़ द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज एज़ पर सेक्शन 2 ऑफ तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1966 के मुताबिक। इसको आप याद रखिएगा, एक्ट 1966 के मुताबिक उर्दू क्या है? सेक्शन 2 में कहा गया है दूसरी रस्मी ज़ुबान होगी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। उर्दू ज़ुबान का स्टेटस थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम उर्दू के टीचर बनने जा रहे हैं। उर्दू ज़ुबान हमने ले रखी है तो थोड़ा उसको जान लेते हैं। उर्दू देखिए लिखी किससे जाते हैं? नस्तालीक कैलीग्राफिक हैंड में, नहीं नस्तालीक करके आएगा, लगा दीजिएगा। वैसे अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त है इसका। कहाँ कहाँ? पाकिस्तान की तो रस्मी ज़ुबान ही उर्दू है। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ की दूसरी ज़ुबान उर्दू है। आगे देखते हैं। अफ़गानिस्तान के लोग भी उर्दू बोलते हैं, नेपाल के लोग भी, और बांग्लादेश के लोग भी, ठीक है, जो कि जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया है। आगे चलते हैं। नेटिव यानी कुछ अपने उनकी इलाकाई ज़ुबान, यानी 70 मिलियन ऐसे लोग हैं जो उर्दू ही में बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज के तौर पर 160 मिलियन लोग हैं जिनकी दूसरी ज़ुबान है। जैसे देखिए यहाँ डेटा दिया गया है 2011 से 2018 के मुताबिक, ठीक है। टोटल क्या है? 230 मिलियन लोग क्या है? उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं पूरे वर्ल्ड में। आप इससे समझ गए होंगे कि उर्दू ज़ुबान कोई मरी हुई ज़ुबान नहीं है। अब आगे क्या है? लैंग्वेज फैमिली में इंडो यूरोपियन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसकी जाहिर सी बात है, कोई अक्सर जो इधर साउथ की ज़ुबानें हैं, जैसे आप देखेंगे तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये किस फैमिली से आई है? द्राविड़ फैमिली से। लेकिन उर्दू किस फैमिली से आई है? इंडो यूरोपियन, उसमें है इंडो ईरानियन है, इंडो आर्यन है,
और वेस्टर्न हिंदी है, हिंदुस्तानी है, ये क्या इसकी फैमिली है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। आगे चलते हैं। डायलेक्ट जिसको आप बोली कहते हैं, जैसे दक्कनी बोली, ठीक है, ढाकिया बोली, जिसका रस्मुल ख़त नहीं होता। आगे हम चलते हैं। राइटिंग स्टाइल यानी उर्दू किस तरह से लिखी जाएगी, यानी परसो अरबिक, जिसको आप क्या कहते हैं, अरबिक फ़ारसी रस्मुल ख़त। उर्दू ब्रेली और रोमन उर्दू भी लिखी जाती है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन उर्दू लिखते हैं, जैसे कहते हैं आप, सॉरी, जैसे, अरे यार एक मिनट, आप, ये आप लिख दिया, आप ये है, लेकिन किस में लिख दिया, रोमन में। ये भी चलता है उर्दू में। जैसे आप लिखते हैं कोई भी चीज़, आप कुछ भी, जैसे आप कहते हैं कहाँ हो, आप लिखते हैं ना उस पे व्हाट्सएप पे, ये क्या है, ये लेकिन ये अनऑफिशियल है, यानी रोमन में भी कहाँ हो करके लिखा जाता है उर्दू को। आगे चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक तो पाकिस्तान में आपको पता है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू है। हिंदुस्तान में 8वीं शेड्यूल में उर्दू का जिक्र हुआ है, ठीक है। उर्दू जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, यहाँ की दूसरी ज़ुबान ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। दिल्ली की दूसरी सरकारी ज़ुबान उर्दू है। यूपी की दूसरी सरकारी ज़ुबान उर्दू है। बिहार की, झारखंड की दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसी की तरह एपी का मतलब आंध्र प्रदेश की दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। टीएस मतलब तेलंगाना की दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। वेस्ट बंगाल की भी दूसरी रस्मी ज़ुबान उर्दू है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। चलिए, अब आपके सिलेबस में एक था कि मादरी ज़ुबान में तालीम की अहमियत क्या है, इस फैक्ट को हम देख लेते हैं। मादरी ज़ुबान के ज़रिए बच्चा अपने आसपास के माहौल से अपना पहला राब्ता कायम करता है। मादरी ज़ुबान जो घर में सीखता है, घर और समाज के अफराद से अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात का इजहार करता है। मादरी ज़ुबान जो बच्चा अपने माँ के दूध के साथ पीता है, ठीक है, मादरी ज़ुबान की अहमियत यही है। इसीलिए बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन किस में दी जानी चाहिए, मादरी ज़ुबान में। मादरी ज़ुबान एक फितरी ज़ुबान होती है, क्योंकि पैदा होते ही सीख लेता है ना। बच्चों के अंदर छिपी हुई सलाहियतों को फ़रोग़ देने में मादरी ज़ुबान अहम किरदार अदा करती है। बच्चे अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात को मादरी ज़ुबान में बेहतर तरीक़े से अदा कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे बच्चों का जो मीडियम होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनकी मादरी ज़ुबान होती है। और देख लेते हैं फैक्ट। बच्चे मादरी ज़ुबान के ज़रिए आज़ादी से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं। मादरी ज़ुबान तरसील का बेहतरीन यानी कम्युनिकेशन का बेहतरीन ज़रिया है। मादरी ज़ुबान के ज़रिए हम अपनी तहज़ीब व तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उसकी तरसील भी बेहतर तरीके से करते हैं। बच्चे तसव्वुरात को मादरी ज़ुबान में बेहतर तरीके से समझते हैं। मादरी ज़ुबान के ज़रिए ही बच्चों में इनफ़रादी समाजी ज़िंदगी के लिए दिलचस्पी पैदा की जाती है। मादरी ज़ुबान के ज़रिए हम दूसरी ज़ुबान की तालीम भी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जैसे हम मादरी ज़ुबान में कुछ सीख लिए, उसके बाद दूसरी ज़ुबान जो सीखते हैं उसका ट्रांसलेशन, उसका तर्जमा समझते किस में है, अपनी मादरी ज़ुबान में। वही कहा जा रहा है, ज़ुबान व अदब की सही तालीम मादरी ज़ुबान के ज़रिए बेहतर तरीके से दी जाती है। बच्चे पढ़ना, लिखना, बोलना मादरी ज़ुबान के ज़रिए आसानी से सीख जाते हैं, ठीक है, ये सब फैक्ट है। आगे क्या है, मादरी ज़ुबान से बच्चों में फ़िक्र व नज़र की बेहतर नशोनुमा यानी जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है मादरी ज़ुबान में अच्छी रहती है। मादरी ज़ुबान के ज़रिए बच्चों में अखलाक़ियात और अक़दार का फ़रोग़ आसानी से होता है। बच्चों की शख्सियत की नशोनुमा आसानी से किससे होती है, मादरी ज़ुबान में होती है। बेहक़ीक़ी ज़िंदगी की ज़रूरत को मादरी ज़ुबान के ज़रिए अच्छे से तकमील कर सकते हैं। यानी बच्चे हकीकी ज़िंदगी की ज़रूरत, बच्चा जो कुछ अपनी ज़रूरत मांगना चाहता है किसमें, अपनी मादरी ज़ुबान में सही से मांग सकता है। तो
उम्मीद है कि इतने सारे फैक्ट जो कि बहुत सारी चीज़ों को एक ही क्लास में हमने समेट दिया है कि रस्मी ज़ुबान कौन है, उर्दू का मौक़िफ़ क्या है, उर्दू कैसे वजूद में आई, उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है, सहलसानी फ़ार्मूला क्या है, उर्दू के मुतालिक लोगों का नज़रिया क्या है, मादरी ज़ुबान में तालीम क्यों दी जाती है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी ख़ासियत क्या है, सारी चीज़ों को हमने देख लिया। उम्मीद है कि क्लास समझ में ज़रूर आई होगी। जाते जाते मेरी एक रिक्वेस्ट है कि निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उससे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। इसी के साथ लाइक नहीं किए तो लाइक करके जाएं, इससे पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखें, फीडबैक दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल का हिस्सा ज़रूर बन जाएं ताकि दूसरी वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसी तरीक़े तदरीस यानी उर्दू मेथडोलॉजी के साथ। तो बस अच्छे से तैयारी कीजिए। बस मेरी दुआएं आपके साथ है कि आपका किसी तरह टीएस टेट निकले, आगे आप टीएस डीएससी का फॉर्म भरें। अस्सलामु अलैकुम।